हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं ईएमआई एंड एसी नीट चैप्टर वाइज क्वेश्चंस। और ऑलरेडी हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दिया, क्लास 11 तो ऑलरेडी कर दिया है। अगर आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करना चाहते हैं तो ज़रूर देखें इसको, और इससे आपको एक मदद मिलेगी। और रही बात, आपका कोई डाउट अगर रह जाता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमको बता सकते हैं कि भैया डाउट कहाँ रह गया है। कोई क्वेश्चन आपको फिर भी समझ में नहीं आया है डिस्कशन में, तो आप वो भी बता सकते हैं कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आया। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। और पहला जो क्वेश्चन है ईएमएफ रिलेटेड है। अगर आप कहें कि सर ये जो आप करवा रहे हो इसके लिए हम क्या करें, कैसे पढ़ें, आपने अपने कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया होगा। आप हमारे फॉर्मूला रिवीजन में एक बार इस चैप्टर का फॉर्मूला रिवीजन देख लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके 70 से 80% कंसेप्ट क्लियर ज़रूर होंगे उससे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ईएमएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहे हैं एन ईएमएफ इज जनरेटेड बाय एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से एक ईएमएफ जनरेट किया है जिसकी नंबर ऑफ टर्न दिया है, एरिया भी दिया है। कह रहे हैं रोटेट एट अ स्पीड ऑफ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड एंड प्लेस इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है। तो पूछ रहे हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। तो बच्चों जो हमारा इंड्यूस ईएमएफ होता है एसी जनरेटर के द्वारा वो होता है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूँगा जो ई नॉट की वैल्यू है वो होता है नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू ए ओवर ओमेगा। सर ये आया कहाँ से? तो बच्चों फैराडे के रूल से अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमें निकल के आएगा, ये पूरा एक कांस्टेंट आएगा। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, आपसे मैक्सिमम वैल्यू ही पूछी है। तो नंबर ऑफ टर्न दिए हैं आपको 200। नीट में बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। बी की वैल्यू दी है आपको 0.05 टेस्ला और सारे एसआई में ही हैं तो हमें कन्वर्ट भी नहीं करना है और ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर ना लिखा था रिवॉल्यूशन पर, 1 जो है एक रिवॉल्यूशन पर हुआ है। तो टाइम पीरियड इक्वल टू एक फॉर्मूला हमारा होता है 2π/ω। तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा 2π/t। तो t1 दिया है तो ये हो जाएगा 2π। तो आंसर करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 4 2 हो जाएगा और 3.14। तो ये आ जाएगा आपका 3.415 वोल्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि फ्लक्स, देखो वही रिलेशन है। जब भी ईएमएफ जनरेट वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपको डिफरेंशिएट करना है मैग्नेटिक फ्लक्स का और मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए इस माइनस को अवॉइड कर लेना। माइनस तो आपको ये बताता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमारे अपोज कर रही है अपने कॉज का। ठीक है, तो इसका अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका ईएमएफ कितना आ जाएगा, देखिए 2t³ है तो ये 2t³ का आ जाएगा 3t² मतलब 6t² प्लस ये 4t² है, t² का 2t हो जाएगा तो ये 8t प्लस 2t में 2 आ जाएगा और 5 का 0। और कहाँ पर निकालना है 5 सेकेंड में, तो इसमें 5 रख देंगे तो 6 × 25 प्लस 8 × 5 प्लस 2। इसको सॉल्व करेंगे 150 और 40 190 और 192 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है और बिगर कॉइल, एक बिगर कॉइल है जिसके टर्न है 1000 एंड रेडियस इतनी है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स हॉरिजॉन्टल डायमीटर एट 2 रेडियन पर सेकेंड। तो ये एंगुलर वेलोसिटी दी है। इफ़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस, आपको बी दिया है, तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी दिया है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम इंड्यूस करंट कितनी होगी। तो मैक्सिमम इंड्यूस करंट पूछा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो इंड्यूस करंट होगी वो हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी होगी। तो आई नॉट की वैल्यू जो होती है मैक्सिमम इंड्यूस करंट जो हो जाएगी वो उसकी जो वैल्यू होगी BAW/R हो जाएगी। अगर n होता तो हम इसमें n का भी इंटू कर देंगे। ठीक है, n भी लिख लीजिए, n भी तो दिया ही है। तो अब इसमें आपको वैल्यू रखना है, E0/R ही तो होगी मैक्सिमम करंट, पीक वैल्यू भी जिसे हम बोलते हैं। तो अब इसके बाद आपको करना क्या है, वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू रख लीजिए, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी
2 × 10⁻⁻⁵। बी के बाद आपका एरिया रख लो, आपको रेडियस दी है 10 मीटर और एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और ओमेगा दिया है आपको, रोटेटिंग अबाउट ओमेगा है 2 है ये भी, तो इंटू के 2, और नंबर ऑफ टर्न दिया है आपको 1000। अपॉन में रेडियस जो है वो है, सॉरी रेडियस नहीं, रेजिस्टेंस जो है इतना है। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये आपका निकल के आएगा नियर अबाउट 1 एम्पियर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन अगेन रिपीट हो गया है, देखिए फाई दिया है, तो आप जब ईएमएफ निकालेंगे तो d∅b/dt करेंगे, और ये आपके लिए होमवर्क है। जब एक बार आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपका टास्क ये है, आपको वैल्यू रख देनी है। कहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इन द कॉइल इन 4th सेकेंड, T4 रख देना है। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 10t + 3, और यहाँ पर T4 रख दें तो आंसर आ जाएगा 43 वोल्ट। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक व्हील है जिसमें 20 मेटालिक स्पोक्स हैं, ईच 1 मीटर लॉन्ग, इज रोटेटेड, स्पीड इतना, आरपीएम में दिया है तो आपको इसको नॉर्मल कन्वर्ट करना पड़ेगा। इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो करेंगे इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो रोटेटिंग बॉडी का अगर आपसे इंड्यूस ईएमएफ पूछा जाएगा कभी भी, तो उसका फॉर्मूला है ½ b⍵r²। ये रोटेटिंग बॉडी का ईएमएफ की वैल्यू है। बस ध्यान रहे जो ओमेगा है आपको यहाँ पर दिया है उन्होंने 120 आरपीएम, तो इसको आप, आरपीएम मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको आपको आरपीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो उसके लिए आपको 2π/60 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2π/60 का इंटू कर लीजिए, और उसके बाद ये आ जाएगा आरपीएस में। अब इसमें आपको वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, बी की वैल्यू है 0.4, और 0.4 आपको गॉस दे रखी है, और अच्छे लोग हैं तो गॉस की इन्होंने कन्वर्जन भी बता रखी है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। ओमेगा आपका 0 से 0 कट जाएगा, 6 से 12, तो 4π हो जाएगा। और उसके बाद रेडियस आपको कितनी दी है, 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। सॉल्व करेंगे तो 28, और ये आ जाएगा आंसर 2.512 10⁻⁻⁴। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये अगेन वही क्वेश्चन आ गया, मैंने आपसे कहा है रोटेटिंग बॉडी का जो ईएमएफ होगा वो ये होगा भैया। अगर ये वैल्यू ईएमएफ की होती है तो आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करनी है, और एक बार वैल्यू पुट कर देंगे तो आप आंसर तक पहुंचेंगे बी वाला। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ये क्वेश्चन अभी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है देखिए, कह रहे हैं कि एक 800 टन वाली कॉइल है जिसका एरिया इतना है और मैग्नेटिक फील्ड इतना है। तो आपसे पूछा जा रहा है इसमें कि व्हेन द प्लेन ऑफ कॉइल इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन इतना सेकेंड, तो ईएमएफ कितना होगा। तो हमने अभी भी आपको बताया बच्चों कि ईएमएफ क्या होता है, d∅/dt। अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है ना हर बार कैलकुलस ही यूज होगा, तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी तो हो सकता है, चेंज इन फ्लक्स ओवर चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है ओवर चेंज इन टाइम, या आप कह सकते हैं माइनस चेंज इन फ्लक्स फाइनल, चेंज इन फ्लक्स इनिशियल, और ओवर टाइम तो आपको कितना दिया था 0.1 सेकेंड। अब फाइनल फ्लक्स निकाल लीजिए, इनिशियल निकाल लीजिए। ठीक है, फाइनल कितना डिग्री घूम रहा है आपका, 90 डिग्री घूम रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइनल 0 माइनस एप्सिलॉन या NBA कर लो, BA फ्लक्स क्या हो गया, BA हो गया। ठीक है, cos 90 यहाँ पर cos 90 0 हो जाएगा, और ये 0 cos 0 1 हो जाएगा अपॉन में 0.1। तो आपको करना क्या है, NBA को 0.1 से डिवाइड कर देना है। जैसे ही आप NBA को 0.1 से डिवाइड कर देंगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। n आपको दिया है 800, ये हो जाएगा 800, और b दिया है आपको 5 × 10⁻⁻5, और एरिया भी दिया है आपको 0.05/01। सॉल्व करिए, नियर अबाउट 0.02 आएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहे हैं कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड है जिसका डायमीटर दिया है, नंबर ऑफ है जो इतना टर्न भी दिए हैं, एट अ सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इतने टर्न है, रेडियस इतनी है।
कह रहे हैं ये कोइंसाइड कर रहे हैं, एक के अंदर एक है इसका मतलब। एंड द करंट इन सोलेनोइड रिड्यूस एट इतना टू इतना, इतने टाइम में रिड्यूस हो रही है। कह रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस इतना होगा तो टोटल चार्ज कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखो होने को तो यहाँ पर फॉर्मूला है, जिसको टोटल चार्ज का फॉर्मूला पता है वो यहाँ पर ईजिली कर सकता है। तो मैं बता देता हूँ बच्चों, टोटल चार्ज का फॉर्मूला जो निकल के आता है N/R डेल्टा फाई होता है, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या था, N की वैल्यू रखनी थी। N की वैल्यू तो ऐसी रहेगी, और फ्लक्स में क्या आ जाएगा, B.A आ जाएगा ओवर R हो जाएगा। तो N और B की वैल्यू सोलेनॉइड की म्यू नॉट Ni और एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि उसके पास भी एक सर्कुलर आर्क जैसा होगा, अपॉन आर। सबकी वैल्यू रखोगे तो आंसर कितना निकल के आएगा। अब आपको यहाँ पर म्यू के टर्म में आंसर है, आप इसमें वैल्यू रखेंगे, एन की रख लीजिए, म्यू नॉट की 4/10⁻⁻7 रख लीजिए, छोटा एन रख लीजिए, टर्न पर मीटर को ही छोटा एन कहते हैं, और करंट रख लीजिए, तो आपको आंसर मिलेगा 32 म्यू सी। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगर मैं आपको बताऊँ, ये भी बच्चों फैराडे लॉ से आया। ठीक है, ये फॉर्मूला फैराडे लॉ से आया। अगर आप देखें तो ये ऐसे आता है, EMF इक्वल टू होता है एन टर्न के लिए d∅B/dt होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मुझे करंट निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, E/R करूँगा। तो जैसे ही E/R करूँगा तो N/R d∅dt हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, I की वैल्यू आ गई। तो I को अगर मैं दोनों तरफ dt का इंटू करूँ तो dt इक्वल टू क्या आ जाएगा, -N/R d∅ कर लो या dt कर लो। तो यहाँ से ये क्या चीज़ है, ये dq है, तो dq इक्वल टू आ जाएगा N/R d∅। तो आप इजीली देख सकते हैं, यही ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। 9th क्वेश्चन है, और 9th क्वेश्चन में क्या है कि जो ये हमारा ये वाला एक गोला है, इसके अंदर ये R का है और इसकी टोटल रेडियस R है, और क्वेश्चन में ये दूसरा लूप है, ये R है, ये पहला है, ये दूसरा, मतलब ये इसके अंदर है और ये बाहर है। कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म फील्ड को रेस्ट्रिक्ट किया है विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस R, इस R पे किया है। तो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज विद इतना, लूप इतना, एंड R इज़ द आउटसाइड रीजन, ये आउटसाइड रीजन हो गया सेकंड वाला। तो कह रहे हैं कि EMF कहाँ होगा, तो आपने पढ़ा होगा थ्योरेटिकली कि जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, वहीं मैग्नेटिक फ्लक्स होगा और वहीं पर इंड्यूस करंट होगी। तो पहले वाले में अगर आपने यहीं तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया है पूरा फील्ड, तो यहीं पर क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा और आपका इंड्यूस EMF भी होगी। तो फर्स्ट वाले में होगा, सेकंड वाले में जीरो होगा। तो पहली बात, जीरो इन सेकंड लूप ये हो सकता है, इनफाइनाइट तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, जीरो इन फर्स्ट लूप नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बिना सॉल्व करे आप ये कर सकते हो। बाकी इसको आप निकाल सकते हैं 5 × A से, 5 जब इसको निकालेंगे 5 = B × A से, ये निकल जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था इस वाले टाइप का। कह रहे हैं कि एक स्क्वायर आपके पास फ्रेम है A और A, साइड A का, ठीक है, ये साइड आपकी A है, ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि लॉन्ग वायर में जो करंट है वो I है, ये जो वायर है इसमें जो करंट है वो I है। उसके बाद कह रहे हैं द फ्रेम मूव राइट, और ये फ्रेम जो है बच्चों ये राइट की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद द EMF इंड्यूस इन द फ्रेम, तो EMF इस फ्रेम में कितना जनरेट होगा, और इतना आपको दिया है कि ये x डिस्टेंस पे इसका सेंटर है। तो ये क्वेश्चन ना 2015 में आया था, और 15 और 16 में जो पेपर बने थे वो बहुत बढ़िया बने थे। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, इस वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस होगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर जो, अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, मान लो इसको मैं A कह देता हूँ, इसको B कह देता हूँ, इसको C कह देता हूँ, इसको D कह देता हूँ, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ए बी जो होगा वो क्या होगा, पहले का फील्ड इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है 2πr म्यू नॉट I/2πr, और r हो जाएगा x - a/2, और बाकी जो तामझाम है वैसे ही आ जाएगा। सिमिलरली पोटेंशियल अक्रॉस CD अगर आप निकालेंगे तो CD का भी यही हाल होगा पोटेंशियल के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड B2, इस वाले के लिए हमने B1 ले लिया, इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B2 होगा, इसके लिए यहाँ पर B1 होगा,
तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। तो ये यहाँ पर B2 AB हो जाएगा और B2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई, ये म्यू नॉट है, अपॉन में 2 पाई और जो डिस्टेंस होगी x प्लस A/2, क्योंकि यहाँ तक डिस्टेंस a है तो फिर आधी आधी क्या हो जाएगी, A/2 इधर हो जाएगी, A/2 इधर हो जाएगी और ये x डिस्टेंस है। अब आप यहाँ से नेट पोटेंशियल जब इनका निकालेंगे, नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा, VAB माइनस VCD। आप यहाँ से नेट पोटेंशियल निकालेंगे, इन दोनों को अगर आप सॉल्व करेंगे और यहाँ पर एक AB भी आएगा, तो सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी, जितना भी नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो आपका किसके प्रोपोर्शनल होगा कह रहे हैं, तो D के होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 11 है, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर एक आपका मैग्नेटिक फील्ड दिया है इस तरह से, ठीक है, क्रॉस्ड मैग्नेटिक फील्ड है हमारा। अब देखिए अगर आपका ये कोई एक इसमें से हेमिस्फीयर टाइप की कॉइल रखी है, PQ इधर है और ये R मान के चलते हैं, और जिसकी रेडियस आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक R है। क्वेश्चन कह रहा है कि थिन सर्कुलर है PQR, जिसमें R रेडियस है, फिलिंग वर्टिकल इतना इतना, तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप होगा इस रिंग में, ठीक है। तो ये भी सरल क्वेश्चन था। अब आप इसमें देखिए यहाँ पर जो आप EMF कैलकुलेट करेंगे कंडक्टिंग रिंग का, जब ये क्या कह रहे हैं इन अ वर्टिकल, जब फॉलिंग होगा, ठीक है, तो जो EMF होगा, EMF जनरेट होगा वो होगा BLV, जैसे कि हमने पीछे भी लगाया था। तो V और BL इक्विवेलेंट जो भी है, और टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी, VB और रेडियस 2R, ठीक है। तो जब ये फॉलिंग होगा तो इसमें ये होगा, तो इसका जो आंसर होगा 2RBV होगा, एक ही में दिया है, और R इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर टू लोअर। तो ये दो ही क्वेश्चन थे, थोड़े पुराने थे। क्वेश्चन 12 जो है वो कह रहा है ए वायर लूप इज रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फ्रिक्वेंसी चेंज ऑफ डायरेक्शन इंड्यूस EMF। कह रहा है कि जो कितनी बार बदलेगा ये मैग्नेटिक फील्ड में जो फ्रिक्वेंसी, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने कई बार करा होगा, ट्वाइस पर रिवॉल्यूशन में चेंज होता है। 13 क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कॉइल है आपकी जिसका रेजिस्टेंस इतना है, ये आपको अब रेजिस्टेंस दिया है और फ्लक्स आपको ये दिया है, तो इंड्यूस करंट निकालनी है। तो इससे इजी क्वेश्चन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, आपको क्या निकालना है, इंड्यूस करंट, और मैंने आपको कहा कि इंड्यूस करंट होता है E/R। अब बात आती है कि EMF कैसे निकलेगा, तो EMF निकलेगा d∅dt, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 100t और 4 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 100t और टाइम 2 सेकेंड में निकालेंगे तो ये 200 हो जाएगा, तो EMF की वैल्यू आपकी 200 आ जाएगी, और रेजिस्टेंस कितना है 400, तो 200/400 हाफ मतलब 0.5। और बच्चों याद रखना, जो पुराने पेपर हैं सारे रिपीट हो रहे हैं, मैं कई बार आपको दिखा भी चुका हूँ एग्जाम्पल, इसलिए ओल्ड जो हमारे पेपर हैं उनको ज़रूर करना, आपकी तो प्रैक्टिस ही होगी ना, जब आपका सिलेबस हो जाता है उसके बाद ओल्ड पेपर ज़रूर करना। इसमें भी वही है, देखिए एक कंडक्टिंग है, B दिया है आपको, और कह रहे हैं कि जो रेडियस है इसकी वो श्रिंक हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, रेडियस उसकी इतनी है, तो क्या निकालना है, इंड्यूस EMF। तो इंड्यूस EMF का एक ही फॉर्मूला है d∅V/dt, और जैसे ही आप इसको यहाँ पर फॉर्मूला रखते हैं BA वाला, तो BA वाला रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, B तो बाहर आ जाएगा, और कोई भी जो कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है उसका आप रख दो πr², और πr² में हो जाएगा B 2πr dr/dt। इतने फॉर्मूला आप याद नहीं करेंगे ना, बस अब वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या रखना है, dr/dt 1 mm/सेकेंड है, इसको उसमें बदल लो मीटर में। R आपको दी है 2 और B कितना दिया आपको 0.2, तो 4 1, तो इसका आंसर आएगा पाई के टर्म्स में πμB, ठीक है। अब यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देखो ये क्वेश्चन रिपीट है 2009 में। अब आप देखिए 2009 में, और ये आया है 2010 में, और सेम क्वेश्चन आपके 2018 में भी देखा था मैंने, तो ये रिपीट है, इसको आप खुद करेंगे, और इसका आंसर आया है, मैं आपको बता दूं 3.2 आएगा। अगला क्वेश्चन अगेन रिपीट है, इसको भी आप ही करेंगे, इसमें इंड्यूस EMF निकालना है, सेम क्वेश्चन आप देखिए 2009 में आया है भी। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन, ये भी थ्योरेटिकल है, कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप हैं, ये XY प्लेन में है, मूविंग आउट ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर विद इतना इतना। तो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग, तो मैग्नेटिक फील्ड Z में है, नेगेटिव Z में,
कह रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ, क्या क्या होगा करके। तो अब देखो अगर ये माइनस जेड में है तो पूछ रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ दिस लूप आउट ऑफ द फील्ड विल नॉट रिमेन कांस्टेंट, किसका कांस्टेंट नहीं होगा, अगेन थ्योरेटिकल, इसका बी हो जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगुलर के लिए सेम रहेगा, बाकी दोनों के लिए नहीं रहेगा, ठीक। आगे देखें, ये तो अब इन्होंने 2004 अगर जिसने किया होगा उसको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा कि फॉर्मूला क्या है। जो हमारा फॉर्मूला है वो ये है, डेल्टा जो क्यू है हमारा वो हो जाएगा डेल्टा फाइव बाई आर, क्लियर है। एक फॉर्मूला मैंने आपको ये भी बताया था, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन बाई आर डेल्टा फाइव, तो ये फॉर्मूला वही है, बस एन यहाँ पे 1 हो गया है। अब हम सेकेंड टॉपिक के क्वेश्चन कर रहे हैं और सेकेंड टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज लूप, तो बच्चों ये तो हमेशा जीरो होगा, चाहे इलेक्ट्रिक है चाहे मैग्नेटिक है, किसी भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, एक स्क्वायर लूप है आपके पास जिसकी साइड है 1 मीटर, रेजिस्टेंस भी दिया है 1 मीटर, मैग्नेटिक फील्ड भी दिया है, तो करें कि क्या निकालिए, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालिए। तो भैया फाई इक्वल टू आपको पता होना चाहिए बी ए लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना इन्होंने थीटा नहीं दिया है, मत कहना, इसमें लिखा है इज परपेंडिकुलर टू द टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन प्लेन, एक ऐसा प्लेन में जिसमें दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थीटा 90 नहीं होगा, 0 होगा। तो 0.5 इंटू एरिया है आपका 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 का स्क्वायर, अच्छा नहीं, स्क्वायर ऑफ साइड है 1 मीटर, साइड 1 मीटर है, ठीक है, और कॉस 0 पाई आर स्क्वायर कॉस 0 1, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.5 पाई। इसमें है कोई, इसमें कोई नहीं है आंसर इसमें, तो इसमें ना पाई भी होना चाहिए, एक पाई, अगर ये एरिया होता तब तो ठीक था, अब एरिया है नहीं, तो इसका आंसर पाई वेबर में आएगा। इसका मतलब ये हो गया ना, जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो ऐसे है, बी ऊपर को है, ठीक है, और एरिया वेक्टर भी आप ऊपर को लोगे तो थीटा आपको 0 लेना पड़ेगा, एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होते हैं ना, तो इसीलिए। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, देखो ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि करंट दी है आपको और इंडक्टेंस दिया है, तो फ्लक्स निकालो कह रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए ईएम इंडक्शन चैप्टर है, तो 5 इक्वल टू एल आई होता है, एल की वैल्यू दी है 5, क्या दी है 5 हेनरी, और इसकी 2.5, 25 बन जाए 125, तो 12.5 वेबर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन है, इसमें आपको करंट, और ये अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन लेके आता हूँ कि आप थोड़ा और सीखेंगे। एक टाइप के क्वेश्चन आप कर लोगे बार बार तो कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहे हैं कि इसमें रेजिस्टेंस दिया है, इंड्यूस डेवलप बाय चेंजिंग इतना इतना, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स का है। तो आप देखिए जो आपका करंट होती है किसी भी सर्किट में वो ये होती है, ये आपने देख लिया है d∅dt। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको आप थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं तो आई डी टी इक्वल टू d∅/dr हो जाएगा, और ये जो आई डी टी है ना बच्चों, यही तो डी क्यू होता है, डी क्यू यही तो होगा डी क्यू, और डी क्यू और इंटू आर जो होगा आपका वो d∅ हो जाएगा। अब जो डी क्यू है दिया थोड़ी है, लेकिन जो आई टी ग्राफ का एरिया है वही तो चार्ज होता है, इसका जो एरिया होगा यही चार्ज होगा, मतलब यही डी क्यू होगा। तो डी क्यू वैल्यू हाफ बेस इंटू हाइट लगाइए, तो ये आ जाएगा आंसर हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब 4 इंटू 0.1 इंटू रेजिस्टेंस आपको दिया है 10। सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये 10, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, 2 वेबर इसका आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी रेडियस दी है आपको r दिया है, कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दी वो दिया है, b दिया है, आगे कह रहे हैं एंगल भी दिया है, तो भैया 5 फ्लक्स निकालना है मैग्नेटिक, तो बी ए कॉस थीटा लगाइए, आंसर आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन सर्कुलर है जिसकी रेडियस r दी है, और कह रहे हैं इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म magnetic field of induction linked with a disk is a circular disk of radius 0.2 meter is placed in a uniform magnetic induction link with a disk is।
इस वाले क्वेश्चन में, पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे आप, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें आपको रेडियस दी थी और फ्लक्स निकालना था, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन में कुछ इनकम्प्लीट लग रहा है मुझे इस वाले में ना, क्योंकि रेडियस दी है आपको, रेडियस के बाद प्लेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया है, तो कितना होगा, इसमें ना कुछ इनकम्प्लीट है, इसको रहने देते हैं। अगला है इंडक्टर रिलेटेड। तो इंडक्टर रिलेटेड क्या है देखते हैं। इंडक्टर रिलेटेड में आपको जो पहला क्वेश्चन दिया है वो क्या दिया है देखते हैं भैया। कह रहे हैं कि द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ इंडक्टर इज़, तो किसी भी इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ Li²। तो हाफ एल की वैल्यू रख लीजिए, एल की वैल्यू हो जाएगा 4 माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, इंटू आई है 2 मतलब 4। कभी भी इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर होगी वो हाफ Li² होता है, तो 4 16, तो आंसर आ जाएगा 8 μJ। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि एक लाइट बल्ब एंड अ कैपेसिटर कॉइल आर कनेक्टेड टू एन AC सोर्स थ्रू अ की, इतना द की इज क्लोज आफ्टर सम टाइम एन आयरन रॉड इज इंसर्टेड। तो बल्ब ग्लो करेगा नहीं करेगा कह रहे हैं। तो बच्चों जनरली ऐसा है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें इम्पीडेंस देखेंगे, इम्पीडेंस भी वही रोल करेगा जो हमारा रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर आप आयरन रॉड इंसर्ट करोगे, इम्पीडेंस के टर्म में हमारी करंट होती है V/Z, तो हमारा जो Z है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो होगा जब आप किसी में आयरन रॉड वो करोगे, इंसर्ट करोगे, तो आपकी जो Z की वैल्यू है वो इंक्रीज करेगी। और एक बार आपके Z की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा जब इंक्रीज़ करेगा तो Z भी इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारी जो करंट है, Z हमारा क्या है, इम्पीडेंस है। जो हमारी करंट है, वो जो करंट हमारी है वो Z बढ़ने पे हमारा I क्या होगा, घटेगा। जो हमारा Z बढ़ेगा तो हमारा I घटेगा। अब आप ये देखिए कि इसमें पूछ रहा है कि ग्लो ऑफ लाइट बल्ब क्या होगा, जो बल्ब है उसका ग्लो क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो कैसे निकालेंगे सोचिए। इसमें क्या होगा आप सोच सकते हैं, बताइए। और ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और कहीं से नहीं आया है, NCERT से आया है, ठीक है जी। तो चलो आपने सोच ही लिया होगा। तो बच्चों देखो, ये बढ़ेगा तो फिर ये घटेगा, तो बल्ब का जो हमारा वो है वो हमारा घटेगा, ठीक है। क्योंकि ना ये बढ़ गया, ये Z इंक्रीज हो गया, और Z इंक्रीज होगा तो I घटेगा ही घटेगा, I हमारा घटेगा, घटेगा मतलब उसकी जो ग्लोनेस है वो घटेगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है थर्ड वाला। कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो इंडक्टर में इतना है, मतलब हाफ Li² की वैल्यू आपको दी है 25 × 10⁻³ जूल। आगे कह रहे हैं व्हेन द करंट इज इतना, तो इंडक्टर कितना होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, L निकालना है। कंडक्टर ये 60 दिया है, तो 60 मतलब 60 10⁻³ एम्पियर का स्क्वायर इक्वल टू, इसके इक्वेट कर दीजिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके आंसर लगभग आएगा आपका 13 पॉइंट समथिंग। आगे देखते हैं फोर्थ। देखो ये दोबारा आ गया, 2013 में आया था ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ आपसे प्रीवियस ईयर करो। सेम क्वेश्चन आ गया। देखो क्या कर रहा है, एक L है और सीरीज में अपने बल्ब लगा दिया, ब्राइटनेस डिक्रीज होगा। कब डिक्रीज होगा, अभी भी हमने क्वेश्चन करा था ये वाला, कि जब हम उसमें रॉड लगाएंगे तो क्या होगा, घटेगी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपकी ब्राइटनेस क्या होगी, जो आपके वो है कॉइल है उसकी, यहाँ पर बल्ब की डिक्रीज हो रही है ब्राइटनेस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर किसी भी बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आपका जो होगा, आयरन रॉड इंसर्ट करोगे या क्या करोगे, ये पूछ रहा है। तो इसमें क्या होगा, अगर आपकी बल्ब की ब्राइटनेस डिक्रीज हो रही है तो आप लोग उसमें आयरन रॉड क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा लास्ट वाला। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा D वाला।
ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। आगे चलते हैं। इंडक्टेंस से रिलेटेड, इंडक्टेंस में पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, कह रहे हैं टू सर्कुलर लूप R1 और R2 आर प्लेस इन अ सेम प्लेन विद देयर सेंटर कोइंसाइड। R1 R2 है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी दो का होगा ना, दो कॉइल का, तो क्या हो जाएगा, पहला कॉइल विद रिस्पेक्ट टू दूसरा या दूसरा कॉइल विद रिस्पेक्ट टू पहला, और ओवर करंट पहले की। म्यूचुअल में होता क्या है कि अगर आपके पास एक कॉइल इधर है, इसमें करंट करोगे तो इधर फ्लक्स में चेंज होगा। तो 512 जब आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट का, एरिया सेकंड का, और ओवर आपको I1 करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर दो, जैसे ही वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, तो इसमें हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस तो दो कॉइल का होता है, आपको पता ही होगा। तो अगर आप म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते हो 1-2 का, पहले के रिस्पेक्ट में दूसरे का, तो इसका मतलब ये हो गया कि करंट आप पहली कॉइल में चेंज करोगे, फ्लक्स दूसरे में चेंज होगा। तो पहले कॉइल में अगर करंट होगा तो पहले का ही मैग्नेटिक फील्ड, एरिया दूसरे का, और I1 तो I1 है। तो पहले कॉइल के लिए B1 की अगर आप वैल्यू रखते हैं, किसी भी कॉइल का B1 होता है म्यू नॉट I1, और पहली कॉइल की रेडियस है 2R1 के, R1 करें तो 2R1 इंटू ये हो जाएगा 2πr2 स्क्वायर, और नीचे आपका एक I1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको प्रोपोर्शनैलिटी पूछी है, तो सिंपल सी बात है, आपका ये R2 स्क्वायर बाई R1 होगा, R2 स्क्वायर बाई R1, सी ऑप्शन सही होगा। दूसरा कह रहे हैं कि एक लॉन्ग सोलोनॉइड है जिसमें आपके नंबर ऑफ टर्न, ये आपके n हो गए, ये आपकी करंट हो गई, फ्लो इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इतना इतना, और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। तो आपसे कह रहे हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा, तो भैया फाई इक्वल टू होता है Li, ठीक है, और अगर नंबर ऑफ टर्न है तो उसमें n का इंटू कर दो, तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, N∅B ओवर I हो जाएगा। तो आप करना ही क्या है, वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1000∅B 4, और आंसर आ जाएगा इसका 4/4 1 है आंसर, तो 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है लॉन्ग सोलेनोइड, ये फिर आपका n दिया है, व्हेन ये आपकी I दी है, पास इतना इतना, और ये फ्लक्स दिया है। तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया मुझे ऐसा लग रहा, ये 16 में आया था ना, देखो आपके सामने एग्जाम्पल है और यही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो भैया ये क्वेश्चन का आंसर आप खुद निकालेंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप अगर एक बार देखो, दो तरीके हैं करने के बच्चों, या तो आप अपना कंप्लीट सिलेबस करें, कंप्लीट करें, ठीक है, उसके बाद आप PYQ लगाएं। और सबसे बढ़िया मेथड ये है बच्चों, अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले आप चैप्टर करिए जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। आप कोचिंग ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात, नहीं ले रहे हैं और अच्छी बात, खुद से NCERT करिए, इधर उधर से पहले NCERT करिए और NCERT एग्जाम्पलर करिए, ठीक है। अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो आपको वो थोड़ा बहुत पढ़ा के भेजेंगे, फिर आप ये करिए, उसके बाद ना इसी के PYQ लगा लीजिए, ख़त्म, चैप्टर ख़त्म करिए, ठीक है। और जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले ख़त्म करिए। फोर्थ क्वेश्चन भी वही है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। देखो 2018 में सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो 5B अगर नंबर टर्न है तो n कर लो इक्वल टू Li, तो L हो जाएगा N∅B अपॉन में I, ठीक है। इसको निकालिएगा, इसका जो आंसर आएगा ये भी 1 हेनरी आएगा, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है टू कॉइल सेल्फ इंडक्टेंस इतना और इतना आर प्लेस सो क्लोज सो इफेक्टिव फ्लक्स वन कॉइल कम्प्लीटली लिंक अदर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा। तो आपने पढ़ा होगा कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इक्वल टू √L1/L2। जब परफेक्ट कपलिंग होती है तो K की वैल्यू 1 होती है, तो M इक्वल टू √L1/L1 इंटू L2। तो आंसर जो होगा 2 × 8 16 मतलब 4 mH, ठीक है। अगर 4 mH है, अगर यहाँ पर नो कपलिंग होती, कोई भी कपलिंग नहीं होती, तो अगर कपलिंग नहीं होती है तो K की वैल्यू आपकी 0, तो आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस 0 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आगे चलते हैं, ख़त्म हो गए। अब चलते हैं अल्टरनेटिंग में। अल्टरनेटिंग में कुछ क्वेश्चन बेसिक्स हैं, जैसे पहला क्वेश्चन, अब मैंने सर्किट नहीं बनाए, इसलिए नहीं बनाए कि उसी समय क्वेश्चन करते वक्त बना देंगे। एक सर्किट ये दिया है जिसमें ये 5 हेनरी है, 5 माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी, और ये रेजिस्टेंस है इसमें 10। कह रहे हैं इसमें 6 वोल्ट की एक बैटरी लगी है, इसका इम्पीडेंस Z1 है,
और सेकंड इसका Z2 है अगर इसमें कैपेसिटर लगा है 10/पाई का और आपका रजिस्टर लगा है 10 ओम का। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिंपली आपसे यहाँ पर जो सोर्स लगा है वो AC सोर्स लगा है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। आपसे कह रहे हैं इम्पीडेंस के बारे में बताओ कि कौन ज़्यादा है कौन कम है। तो पहले केस में अगर आप लगाएं, देखो ये DC सोर्स है, अगर DC सोर्स लगेगा तो हमारा इंडक्टर या कैपेसिटर काम नहीं करते हैं, तो इसका Z1 आ जाएगा R मतलब 10 ओम। ठीक है, यहाँ पर AC लगा है तो यहाँ पर इंडक्टर कैपेसिटर काम करते हैं और जो Z इफेक्टिव होता है ना वो होता है √R² प्लस तीनों का बता रहा हूँ, मगर तीनों होंगे XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, कैपेसिटर है और इंडक्टर है, तो XL को हटा दो तो क्या बचेगा R² प्लस XC²। ठीक है, तो R², अब देखो ऑब्वियस बात है, अगर R यहाँ पे आप 10 रखते हैं तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और XC की वैल्यू होती है 2π 1/ωc या 1/2π FC। तो ये XC की वैल्यू अगर आप देखें, ये आपको XC 2πf, तो ये 10 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 तो 200 मतलब ये ज़्यादा होगा, तो मतलब Z2 ज़्यादा होगा, Z2C वाला। थोड़ा सा एक समरी बनाऊँ मैं आपके लिए, ठीक है, थोड़ा अगर आपने फॉर्मूला रिवीजन नहीं देखा है, देखो इम्पीडेंस अगर आपको निकालना है, ये आपका इंडक्टर है, ये आपका रजिस्टर है और ये आपका कैपेसिटर है, तो आपको इसी का आना चाहिए AC सोर्स। अगर DC सोर्स होता है तो DC में सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही कंडक्ट करेगा। ठीक है जी, तो जो इम्पीडेंस है बच्चों एक तरह से रजिस्टेंस ही है, उसकी वैल्यू होगी R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। बस अब कंडीशन ये है, अगर आपसे कहते हैं कि सिर्फ R और C सर्किट है तो आप L को हटा दो, तो इम्पीडेंस कितना हो जाएगा R² प्लस ZC का स्क्वायर। अगर आपका LC सर्किट होता तो आप क्या करते, R को ही हटा दो। ठीक है, तो LC तो कभी नहीं होगा वैसे, RL कर लो, LC में तो फिर ऑसिलेशन हो जाएगा ना, तो RL सर्किट होगा तो R² प्लस XL² हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ L होता तो आपका क्या बन जाता, XL बन जाता, R होता तो R बन जाता। तो ये इम्पीडेंस निकालने का तरीका है। सेकेंड क्वेश्चन ये आपका आया था, कह रहे हैं कि एक AC सोर्स को कनेक्ट किया है इन अ गिवन सर्किट, और सर्किट आपको ऐसे दिया है, ये इंडक्टर है आपका 1/π हेनरी और ये आपका रजिस्टर है 100 ओम का। तो पूछ रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फेज क्या होगा। तो बच्चों फेज की वैल्यू जैसे इंडक्टर की वैल्यू है वैसी फेज की वैल्यू होती है XL माइनस XC/R जब तीनों कनेक्ट हैं। तो अगर LEL होगा तो आप C को हटा दो, तो RC के केस में जो भी नहीं होता ना उसको हटा दो, XL/R हो जाएगा। XL की जो वैल्यू होती है वो होती है ω/L, XC जो होगा वो ये होगी 1/ωc। तो यहाँ पर आप कर लो ω/L/R, ओमेगा की वैल्यू रखो, सबकी वैल्यू रखो तो आंसर आ जाएगा। ω/L आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपको हेनरी दिया है तो ये आ जाएगा 2πfL। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 1/π तो ये आ जाएगा, F दिया है कुछ, अच्छा ये भी दिया है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज़। तो आप यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 100 और R की वैल्यू भी 100, क्योंकि L की वैल्यू 1/π, पाई से कट गया तो F की 50 है, 50 दूना 100 हो जाएगा, 100 से 100 कटेगा 1, 1045 आपका 1 होता है। तीसरा जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये मणिपुर में आने लग गए हैं। जब आपका पेपर नहीं हुआ था, मणिपुर में हादसे हो रहे थे उस समय, थोड़ा सा पेपर वहाँ पर डिले हुआ, तो वहाँ पर बच्चों ये क्वेश्चन आने लग गए। क्वेश्चन मतलब कि इन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जो जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, और क्या है, एक सर्किट बना है, मैंने सर्किट इसलिए नहीं बनाया कि उसी समय बनाऊंगा। ये एक रजिस्टर है 1 ओम का, ठीक है, और ये कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरेड का। ठीक है जी, और नीचे आप देखेंगे यहाँ पर एक इंडक्टर है और इंडक्टर है 2 मिली एम्पियर का, और एक रजिस्टर है जो 3 ओम का है। आपने इन दोनों को कनेक्ट किया है सर्किट में एक कैपेसिटर से 2 माइक्रोफैरेड का,
आफ्टर देन ये एक इंडक्टर है 1 मिली हेनरी का, और इसको कनेक्ट करते हुए हम पहुँचे हैं एक रजिस्टर पे 2 ओम का। ऐसे आपको एक सर्किट दिया है, आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, और एसी सोर्स जनरली आपको वही दिया रहेगा 220, इसमें तो कुछ नहीं दिया है। आपसे कह रहे हैं कि वेरी हाई फ्रिक्वेंसी इफ़ेक्टिव इम्पीडेंस बताइए। एक तरह से कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंसी है, लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी में कितना होगा, समझ रहे हैं। अगर आप नए हैं, इसके कंसेप्ट को सीखना चाह रहे हैं, तो आप जाएं हमारे कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस को सीखने, आपको ये आ जाएगा। तो बच्चों हाई फ्रिक्वेंसी में याद रखना इस बात को, XC आपका 0 हो जाएगा और XL आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो XC 0 हो रहा है, तो जहाँ पर XC 0 है तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी इंडक्टर है उसको आप एक वायर से रिप्लेस कर दोगे, और जहाँ पर L है वहाँ पर आप शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर दोगे, कनेक्शन ढीला कर दोगे। तो यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा एक L है तो ये हट जाएगा, और L है कहीं पर, एक यहाँ पर है, ये भी हट जाएगा। तो होगा क्या, ये सर्किट कैसे रीड्रॉ होगा, सर्किट जो रीड्रॉ होगा आपका, देखिए इसको हटा देते हैं क्योंकि ये पूरी ब्रांच हट गई अब, ठीक है, और इसको हटा देते हैं ये वाली ब्रांच, तो सर्किट ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दीजिए। देखो ये 1 ओम है, तो ये इस ब्रांच में तो कोई करंट ही नहीं होगी। कैपेसिटर जो है ये आपका सीधा हो जाएगा, एक वायर जैसा बिहेव करेगा। तो 1 ओम ये है, 2 ओम ये है, 2 और 1 आंसर 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप जहाँ पर इंडक्टर मिलेगा उसको ओपन कर देना और कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना। चौथा क्वेश्चन है कि एक एसी सोर्स को अगर आप कैपेसिटर्स पे कनेक्ट करते हैं, किसी भी एसी सोर्स को एक कैपेसिटर में कनेक्ट करते हैं, ड्यू टू डिक्रीज इन इट्स ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, अगर इसकी जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो डिक्रीज हुई, तो आपसे कहेंगे कि इन 4 ऑप्शन में क्या सही होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला पूछा था 1/ωc, और ओमेगा होता है 2πf, तो 2πfc। तो भैया अगर आप डिक्रीज़ करेंगे एफ को तो XC क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो आंसर क्या होगा इसका। अच्छा, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटेंस कहा है, क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इन्होंने डिक्रीज़ लिखा है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट भी नहीं है। अब डिस्प्लेसमेंट करंट देखना पड़ेगा आपको। डिस्प्लेसमेंट करंट जो होती है किसके टर्म्स में, कैपेसिटिव एलिमेंट के टर्म में क्या होगी, वोल्टेज ओवर XC, ठीक है, करंट के टर्म्स में। तो ये अगर XC हमारा बढ़ेगा क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या हो रही है, घट रही है, तो ये बढ़ेगा, ID घटेगा। डी ऑप्शन करेक्ट है। फिफ्थ तो थ्योरेटिकल है, कह रहे हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, और स्टेटमेंट ऐसे है, इन AC सर्किट करंट थ्रू अ कैपेसिटर लीड वोल्टेज अक्रॉस इट। कैपेसिटर में कह रहे हैं कि जो हमारी करंट है वो वोल्टेज को लीड करेगी, और कह रहे हैं कि प्योर कैपेसिटर ओनली इन AC कंटेनिंग प्योर द फेज डिफरेंस इज पाई इन द लाइट ऑफ। कौन सा सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला वाला जो है सही है, दूसरा वाला गलत है, सी ऑप्शन। छठा क्वेश्चन है कि आपके पास एक इंडक्टर है, ठीक है, और इस इंडक्टर में 2 मिली हेनियर कनेक्ट हैं आपके इतने सोर्स से, और इंडक्टिव रिएक्टेंस X1 है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये 2022 फेज 1 में आया था, और यही क्वेश्चन में अगर आपको दिखाऊं, ये वाला क्वेश्चन क्या यही नहीं है 2023 मणिपुर, तो रिपीट तो हो गया। तो इसका आंसर आप मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ कमेंट करेंगे कि भैया इसका क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह क्या रहे हैं, वैसे पढ़ देते हैं कि अगर 220 DC बोर्ड को हम AC से रिप्लेस कर दें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, इसमें X2 हो जाएगा। तो X1 और X2 की वैल्यू निकालो, ये आपसे पूछा गया है। तो बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों, इजीली आप निकाल सकते थे कि X1 कितना होगा, X2 कितना होगा, ठीक है। चलिए अगर मैं आपको हिंट दूं थोड़ा सा, जहाँ पर DC सोर्स है वहाँ पर तो 0 हो जाएगा, तो 0 में ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पहला वाला पार्ट आप कैलकुलेट कर लीजिए। सर कैसे करेंगे, तो भैया XL इक्वल टू होता है 2πfL, ठीक है, ये पहले केस का है, और दूसरे केस का तो 0 हो जाएगा, DC में कंडक्ट नहीं करेगा। सही ऑप्शन जो इसका है वो है आपका C वाला।
अगला क्वेश्चन है, एक स्टैंडर्ड फिलामेंट है आपके, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चों ये पीछे से कॉपी हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, मैं चेक करूँगा, इसको आप हटा दीजिएगा। और स्टैंडर्ड फिलामेंट लैंप कंज्यूम इतना पावर व्हेन एसी सोर्स इतना सप्लाई, तो मेन पीक करंट कितनी होगी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पीक करंट का जो फॉर्मूला होगा आई नॉट, वो हो जाएगा √2 टाइम्स IRMS, और IRMS आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, पावर दी है तो पावर होता है IRMS इंटू VRMS इंटू cos फाई, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे तो VRMS की वैल्यू क्या रख लीजिए, IRMS निकाल लीजिए पहले। तो IRMS इक्वल टू हो जाएगा P/VRMS, ठीक है। नॉर्मली दिया है इंडक्टर, तो cos फाई हटाई दो यहाँ से, ठीक है। cos फाई ये अब इरेज नहीं हो रहा, थोड़ा दिक्कत कर रहा है बच्चों, पता नहीं ये क्या हो गया है इसमें। काफ़ी दिन से इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ लेकिन ये हो नहीं रहा है, ठीक है। चलिए दोबारा कर लेते हैं, ये कुछ नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पर P इक्वल टू हो जाएगा VRMS IRMS, ठीक है। और बल्ब का फिलामेंट है तो cos फाई आपका 0 से 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि रजिस्टर के लिए फाई जो होता है तुम्हारा 0 डिग्री होता है। तो यहाँ से IRMS कितना आ जाएगा, IRMS आ जाएगा P/VRMS, और P की वैल्यू रख दीजिए। P की वैल्यू है 100 वाट, और 100 को आप डिवाइड कर दो, 100 को आप डिवाइड कर दो 200 से, क्योंकि वो 200 दिया है तो 1/2, तो यह आंसर आ जाएगा √2 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 की वैल्यू होती है 0.707। नेक्स्ट, तो बच्चों सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, दोबारा कर देते हैं इसको। अब मैं इतना एडिट करते करते थक गया हूँ कि पता नहीं क्या होगा, मैं इसको कहीं ले भी गया था ठीक करने लेकिन हो नहीं पाया। तो करना क्या था, दोबारा करा देता हूँ आपको, VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, और cos फाई यहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि फिलामेंट है उसका रजिस्टर होगा, और रजिस्टर के लिए जो फाई होता है वो आपका 0 डिग्री, cos 0 1। तो यहाँ से आपका जो IRMS है, IRMS हो जाएगा P/VRMS, और P की वैल्यू दी है 100, V की दी है 200, तो IRMS आ जाएगा आधा। तो आपको जब I नॉट निकालना है तो I नॉट क्या होता है, √2 टाइम्स IRMS, और जैसे आप इसमें इंटू करेंगे तो 1/√2, तो 0.7 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 थ्योरेटिकल है, कह रहा है कि पीक वोल्टेज ऑफ AC सोर्स इज इक्वल टू। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि जो पीक वोल्टेज है, ठीक है, वो जैसे कोई भी पीक है या RMS की वैल्यू है, वो जो पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, करंट है, उसका 1/√2 होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, पीक, तो पीक क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कह रहा है RMS वैल्यू, तो यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये है 1/√2 टाइम्स। अगला क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, कह रहे हैं कि एक 40 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर कनेक्ट कर रहे हैं इससे, तो RMS वैल्यू इन द सर्किट कितनी होगी। तो देखो कैपेसिटर IRMS, चाहे कैपेसिटर है इंडक्टर है, आपको करना क्या है, पीक वैल्यू ओवर XC, अगर कैपेसिटर है, अगर इंडक्टर होता तो XL, अगर रेजिस्टेंस होता तो R। अब देखो कभी भी जब भी आपको बच्चों पीक वैल्यू नहीं लिखा है तो आप उसको हमेशा AC के क्वेश्चन करते वक्त RMS ही लेना पड़ेगा, ठीक है। जब तक पीक नहीं लिखा रहेगा तो तब तक आपको I नॉट या E नॉट नहीं करना पड़ेगा। तो अब इसमें जो XC की वैल्यू है वो होती है 1/ωc, तो E नॉट ओवर 1/ωc, ωc ऊपर पहुँचेंगे तो आ जाएगा ωc E नॉट। अब यहाँ पर आपको सारी वैल्यू दी है, आप इजीली इसमें रख सकते हैं। देखिए ये दिया है आपको वोल्टेज, ये दिया है, अच्छा इसको भी कन्वर्ट कर लो, 2πfc E नॉट, 2 पता है आपको, पाई पता है, फ्रीक्वेंसी आपको ये दी है, हमेशा साथ में होंगी, और C की वैल्यू दी है 40 और E नॉट की वैल्यू दी है 200। सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर जो नियर अबाउट निकलेगा 2.5 के आसपास आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं, एक सर्किट है, जिस सर्किट में जो AC सोर्स है उसमें वोल्टेज इतना है और करंट इतनी दे रहा है, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि द सेम सर्किट व्हेन डीसी, अगर डीसी में लगा दें जो करंट 12 वोल्ट में 0.4 दे रहा है तो सर्किट क्या होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल सी बात है, पहले केस में आपको वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, करंट दी है आपको 0.2, इसका मतलब है इम्पीडेंस हो जाएगा 12/0.2 मतलब 60 ओम। क्लियर है यहाँ तक। जब आप डीसी सोर्स में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे R/V/I, और ये है 12, तो डीसी सोर्स में हमारा जो रेजिस्टेंस है, एसी में इम्पीडेंस, डीसी में रेजिस्टेंस 30 ओम। अब आप देखिए डीसी सोर्स में कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कोई भी करंट नहीं देता है, ये तो होगा, तो आपका जिस जिस ऑप्शन में कैपेसिटर है वो हट जाएगा, तो ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, बचेगा क्या, LR। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका है वो ये है कि एक फिगर शो सर्किट कंटेन 3 आइडेंटिकल रजिस्टर आर इतना ईच। ये क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ, ये क्वेश्चन ये है बच्चों, आपका जो फिगर है इसमें वो ये है, ये एक आपका बैटरी है, यहाँ पर एक बटन है आपका। अब ये फिगर कैसे शो है, देखो ये L है और ये आपका R है, ये L है, ये R है, और दूसरा हमारा ये है R, और तीसरा जो है हमारा ये है R, और ये है L। तो आपसे कह रहे हैं कि द करेंट थ्रू द बैटरी जस्ट आफ्टर द स्विच क्लोज, तो जैसे ही आप स्विच क्लोज करेंगे तो जो हमारा इंडक्टर है बच्चों, इसमें जस्ट आफ्टर कोई करंट नहीं होगा, तो इसको आप हटा सकते हो क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दिखाएगा, तो जहाँ जहाँ पर भी इंडक्टर है उनको हटा दो। तो जो हमारा नया सर्किट रीड्रॉ होगा वो आपका ऐसा हो जाएगा, इंडक्टर वाली ब्रांच में कोई भी करंट नहीं होगी, तो ये R हो गया और ये आपका E हो गया। तो वैल्यू दे रखी है आपको, करंट निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/R, और E की वैल्यू है 18, R की वैल्यू है 9, तो आ जाएगा 2 मिली एम्पियर, क्योंकि ये माइक्रो मिली हेनरी में है। 12 क्वेश्चन जो है आपका वो क्या कह रहा है, एक रेजिस्टेंस दिया है आपको एंड कैपेसिटर इतना रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस है, ये बात याद रखना, R की वैल्यू है आपकी 100, और जो रिएक्टेंस है Z वो भी 100 है, 100 ओम, दोनों की यूनिट ओम होती है। कह रहे हैं अक्रॉस इन सीरीज में लगा है 220 में, कह रहे हैं व्हेन द कैपेसिटर इज 50% चार्ज द पीक वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट इज, तो जब 50% चार्ज हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट, तो करंट निकालनी है, तो और इसमें कह रहे हैं पीक वैल्यू, तो पीक मतलब मैक्सिमम, तो वो होता है V max/Z, तो इसका Z आप निकालोगे तो Z क्या हो जाएगा, ये आपका XC के अक्रॉस है, तो Z हो जाएगा R² प्लस XC का स्क्वायर, तो 100 ये हो जाएगा आपका 100 √2 आ जाएगा, और VRMS में अगर वैल्यू रखेंगे तो आंसर आप निकाल सकते हैं 100/100, तो 2.2 आपका इसका ये हो जाएगा 200 √2 कर लेते हैं चलो, और ये हो जाएगा 100/√2, 200, हाँ √2, और V max कितना दिया है इन्होंने 220, तो 220 का मतलब आपको VRMS दिया है, V max हो जाएगा 200 √2, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 200, √2 से √2 कट गया, 2 आना चाहिए इस हिसाब से तो। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, क्या पता क्वेश्चन में कोई मिस्टेक्स हो। क्वेश्चन आया है आपका 2016 में, भाई 2 ही है इसका आंसर, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों दिया, इसका आंसर 2 ही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन तो यही है। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं कि स्मॉल सिग्नल वोल्टेज जितना अप्लाइड अक्रॉस है कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाओगे तो क्या होगा, तो ये तो वेल नोन क्वेश्चन है। जो हमारा कैपेसिटर है इसमें 4-5 ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो बी वाला है, ओवर अ फुल साइकिल ऑफ कैपेसिटर डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी, क्योंकि इसका जो फेज होता है वो 90 डिग्री आता है और पावर 0 हो जाएगी, तो कोई भी इसमें कंज्यूम नहीं होगा। ये 180 डिग्री और ये सब इन्होंने इन फेज ये सब गलत लिखा है। ठीक है, करंट लैग नहीं होती है, वोल्टेज लैग होती है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। 14 कह रहे हैं एक सीरीज RC सर्किट है जिसको हमने कनेक्ट कर दिया है अल्टरनेटिंग वोल्टेज से। 2 सिचुएशन है,
अगर कैपेसिटर एयर फील्ड है, अगर डाइलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा। तो देखो करंट आरसी सर्किट का तो ये हो जाएगा V ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो आप बताइए हमारा जो वोल्टेज हो जाएगा वो आई टाइम एक्स सी भी हो जाएगा। तो अगर आपका सी बढ़ेगा तो बी सी घटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ए के कंडीशन में वोल्टेज ज़्यादा होगा। सी बढ़ेगा तो आपका क्या होगा, वोल्टेज घटेगा कैपेसिटर के अक्रॉस। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, बी में कम होगा। 15 कह रहा है कि आपको ई दिया है लंबा सा, कनेक्टेड टू कैपेसिटी इतना दिया है, आरएमएस वैल्यू निकालना है। तो भैया मैं बार बार कह रहा हूँ आईआरएमएस जब आपको निकालना है तो ईआरएमएस ले लो, और ईएमआरएस के बाद जो भी है एक्सएल है एक्सएल लिख लो, एक्ससी लिख लो, आर है आर लिख लो। तो ईआरएमएस में देखो आप पीक वैल्यू लिखोगे, क्योंकि आपसे पूछा क्या है इसमें, आरएमएस वैल्यू पूछा है। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो आईआरएमएस क्या होता है, ई नॉट बाई रूट 2 होता है। तो इसको आप रख लीजिए ई नॉट बाई रूट 2, और एक्स सी की वैल्यू रख लो। एक्स सी की जब वैल्यू लिखोगे तो 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा आपका ऊपर पहुंच जाएगा। तो बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखिए, ई नॉट है आपका 200√2 इंटू ओमेगा है आपका, ये रहा ओमेगा, ओमेगा टी तो 100, और सी आपको दिया है 1 माइक्रोफेरेड तो 10⁻⁻6 फेरेड ओवर रूट टू से रूट टू कट गया, 2 और 2 4, 4 से ये 2, तो आ जाएगा 20 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है 16, कह रहे हैं कि एक एसी वोल्टेज है जिसको आपने आर और एल के अक्रॉस लगाया, इफ़ आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस बोथ इक्वल टू इतना, तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखो फेज डिफरेंस क्या होता है, 10 फाई एक्सएल और आर के कंडीशन में एक्सएल बाई आर, और दोनों आपको 3 दे रखे हैं, तो कितना आ जाएगा 1 मतलब 45 मतलब π/4। बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, आपके गलत नहीं होने चाहिए। अच्छा ये वाला ख़त्म हो गया, पावर वाले आ गए। अब पावर का जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है पावर का, कि जो मैक्सिमम पावर है डेसिपेटेड फॉर एन एसी इज़, तो जो मैक्सिमम पावर होगी वो आपकी होती है किसके, उससे रजिस्टर के, रजिस्टर है इसमें रजिस्टिव हो जाएगा, ठीक है। इंडक्टर देखो पावर होती क्या, मैं आपको बता देता हूँ, वी आर एम एस आई आर एम एस, और इसको इंटू करना पड़ता है कॉस फाई से। तो रजिस्टर में जो फाई है आपका वो 0 डिग्री होता है, वोल्टेज और करंट सेम में होंगे तो पावर मैक्सिमम। और ये कंडीशन एक तो रजिस्टर में होता है, और एक कंडीशन और होती है रेजोनेंस, ठीक है। जो रेजोनेंस है बच्चों, हमारा मेटल डिटेक्टर भी इसी पे काम करता है, ये बात आप ध्यान रखना। दूसरी बात, फेज 90 होता है अगर सिर्फ इंडक्टर लगा है, या ये इंडक्टर में 90 पीछे इसमें 90 आगे, तो ये हो गया। अगर आपको किसी एलसीआर सर्किट की निकालनी है तो वहाँ का जो फेज होता है उसको निकालने का तरीका ही बहुत अलग है, XL माइनस XC/R से हम निकालते हैं। और कॉस फाई जो है इसको बोलते हैं हम पावर फैक्टर, जिसकी वैल्यू होती है R/Z, ठीक है। ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ, इसलिए मैं अभी क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक इंडक्टर है इतना, कैपेसिटर इतना, रेजिस्टर इतना, सीरीज में है, तो पावर कितनी होगी, पावर लॉस कितनी होगी। तो मैंने आपको बताया कि पावर ये होती है VRMS IRMS। तो जब भी LCR तीनों मिल जाएंगे तो आपको करना क्या है, R/Z cos फाई की वैल्यू रख लो, इसको चेंज करो, चेंज करोगे तो ये हो जाएगा VRMS, इसको भी VRMS के टर्म में लेके आओ, VRMS/Z इंटू R/Z, तो ये हो जाएगा VRMS का स्क्वायर, और ये हो जाएगा R/Z स्क्वायर। बस अब आपको Z निकालना पड़ेगा। एक बार Z आपका आ जाएगा तो उसके बाद आप सॉल्यूशन करेंगे अपना इसका आगे को, ठीक है। तो देखते हैं Z, XL निकाल लो पहले, सबसे पहले काम होना चाहिए XL निकाल लो, ओमेगा L, XC निकाल लो 1/ओमेगा C, और जैसे ये दोनों आ जाएंगे ना तो Z निकाल लो √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, ठीक है। तो आपका XL आ जाएगा 3.1420, ये आ जाएगा 6.280। AC के क्वेश्चनों में थोड़ा कैलकुलेशन रहता है, 1/ओमेगा से 3.0, तो ये आ जाएगा 31.84। इन दोनों की वैल्यू और R की वैल्यू यहाँ रखिए,
और जैसे ही रखेंगे तो आप सॉल्व करके आंसर बताइएगा। 0.79 आना चाहिए, ठीक है। जेड की वैल्यू निकाल लीजिए, आर आपको दिया है, पावर लॉस निकल जाएगी। आगे कह रहे हैं जो क्वेश्चन थर्ड है हमारा, क्वेश्चन थर्ड है कि पावर फैक्टर, देखो पूरे क्वेश्चन में आपसे कहा है कि पावर फैक्टर निकालो, और अभी भी मैंने आपको बताया कि cos फाई इक्वल टू होता है आर बाई जेड, और जेड की वैल्यू होती है √r² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो इजीली निकाल सकते हैं, ये भी आपके लिए छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन 4 कह रहे हैं आपसे बच्चों की एक रेजिस्टेंस है R, ड्रॉ पावर P, ठीक है जी। When connected to AC source, if inductance now replaced in series with resistor such that impedance becomes Z, तो पावर कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनिशियली जब आपने इसको किया था तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, V²/R। तो जैसे आप इस पर वो लगा दें, क्या लगा दें, एक क्या लगा दें कह रहे हैं, इंडक्टर लगा दें, तो इंडक्टर लगाने पे जो पावर हो जाएगी P1 वो क्या हो जाएगी, अभी भी बताया था मैंने, V²/Z और एक cos फाई लिख लो, ठीक है। तो यहाँ से V² कई बार एज इट इज आता है, PR है और cos फाई R/Z है, इस सब की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो V²/Z और ये हो जाएगा आपका R/Z, ठीक है। तो V² की वैल्यू आप PR रख लो, PR रख लो, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो PR² ओवर Z², तो P1 की पावर पुराने के टर्म्स में ये हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कई बार ये आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा, तो आप इसको तैयार करिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको जो सर्किट है इसका एप्सिलॉन, ये करंट दिया है, ई दिया है, कह रहे हैं कि द एवरेज पावर कितनी होगी, ठीक है। तो इजी है, बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। हम क्या करेंगे, देखिए पावर का फॉर्मूला आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो पावर इक्वल टू होता है, अगर आप पावर का फॉर्मूला देखें वो होगा VRMS IRMS इंटू cos फाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना फेज देखो आप π/3, इन दोनों के अंदर देखेंगे, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे ना फेज आ जाएगा, तो इसको हमने मेन में बदल दिया इंटू I0/√2, और जो cos π/3 है cos 60 रख देंगे, फेज आपको दिया है, तो 1/2 इंटू 1/2 और इंटू 1/2, तो आंसर आ जाएगा 1/8। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन जो आपका है, वो कह रहे हैं कि कॉइल है, उसका इंडक्टेंस दिया है, रिएक्टेंस दिया है सॉरी, और रेजिस्टेंस दिया है, कह रहे हैं प्लेस इन अ सीरीज इतना इतना, तो कॉम्बिनेशन AC सोर्स में तो पावर कितना, पावर फैक्टर कितना होगा, एक ही क्वेश्चन बार बार, cos फाई इक्वल टू R/Z, और Z यहाँ पर होगा R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो क्या है इसमें आप लगा दीजिए, R तो आपका 8 हो गया, इसको रखिए, ये है आपका इंडक्टिव 31 और कैपेसिटर 25, तो 6 हो गया, 8 और 6 24, तो ये 10 आ जाएगा, तो 0.8 है इसमें कोई, ये रहा। अगला क्वेश्चन ख़त्म हो गई। अब इसमें हमें LCR में जाएंगे, जिससे बहुत क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन जो LCR का है, एक LCR सर्किट है, मैंने सर्किट नहीं बनाए हैं, और कह रहे हैं कि L इक्वल टू इतना है, C इतना है, R इतना है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस वहाँ पे होती है जब XL XC के बराबर हो जाता है, तो रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो ये हो जाएगी √LC, और यह आप कह सकते हैं 1/2π√LC, ठीक है। तो यहाँ पर पूछ क्या है कि कहाँ पर होगा रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, देखो ओमेगा की वैल्यू पूछ रही है, रेडियन पर सेकेंड में आंसर होगा, ये दोनों में से होगा, दो तो कट गए, अब बचे ये दो, आप निकाल लो ना। निकालोगे कैसे, ईजिली आप क्या करें, ओमेगा इक्वल टू 1/, आपसे पूछा क्या है इसमें, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ना, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी नहीं है, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में F, तो ये हो जाएगा 2π L की वैल्यू रखिए, L है 10 इंटू 10⁻³ और C है 1 इंटू 10⁻⁶। सॉल्व करिए इसको, ये आपका नियर अबाउट 1 पॉइंट के आसपास आएगा, तो 1.59 D वाला हमारा सही हो गया, ठीक है। D ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि नेट इम्पीडेंस, अभी एक सर्किट दिया है आपको, इसमें नेट इम्पीडेंस चाहिए, और सर्किट ये है, अब इम्पीडेंस निकालना तो सीख ही गए हैं,
50/पाई मिली हेनरी, उसके बाद कैपेसिटर 10/3 पाई माइक्रोफेरेड, और एक रजिस्टर 10 ओम, और यहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी है 220 और 50 हर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी। तो इम्पिडेंस ईजिली निकाल सकते हो, 2023 में आया था। इम्पिडेंस का फॉर्मूला लगाइए, Z = R² + XL - XC का स्क्वायर। एक बार लगाइए, आप आंसर तक पहुँचेंगे 5√5। ये आपके लिए टास्क है इसलिए छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन तो आपकी होगी। कह रहे हैं कि एक सीरीज LCR सर्किट है जिसका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अभी L दिया है, ये L दिया है, ये C दिया है। कह रहे हैं कि 50 ओम R दिया है, तो V भी दिया है। इफ़ रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी ऑफ LCR इज V0, तो फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, अगर इफ रेजोनेंट से मूव करने लग जाएगा ये वेव, तो हमारा V किसके बराबर हो जाएगा? आप निकाल लो, दोनों निकाल लो। V हमारा हो जाएगा फ्रिक्वेंसी, जो नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है ये है। अब रेजोनेंट से मूव करेंगे तो V0 कितना हो जाएगा? अभी अभी बताया था मैंने आपको, रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 2π√LC। तो भैया ओमेगा की वैल्यू आपकी है 100 और नीचे तो 2π, तो कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 50/पाई। और दूसरा इसको सॉल्व करो तो ये भी हमारा वही आ रहा है 50/पाई। तो कौन सा, दोनों सेम हो गए, 50/पाई, पहला ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ है एन इंडक्टर ऑफ L कैपेसिटर C। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, इसको कर लेना आप। कह रहे हैं कि कैपेसिटर C रेजिस्टर इतना है, LCR है। तो LCR में होता क्या है बच्चों, जैसे आपने LCR में Z तो पढ़ लिया कि Z ये होता है R² + XL - XC का स्क्वायर। तो एग्जामिनर इतने चंट हो गए हैं तो वो Z के टर्म्स में नहीं पूछ रहे हैं, वो पोटेंशियल टोटल EMF के टर्म में पूछेंगे। तो इसके क्रॉस आप क्या करोगे, EMF भी कर लेंगे, आपको क्या दिक्कत है। अगर आपको ये पूछेगा तो VL - VC का स्क्वायर कर दो। अब इसने आपको क्या किया है, पोटेंशियल दिया है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस LCR इतना इतना है, तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट बताओ। तो एम्पलीट्यूड ऑफ करंट जब आप निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको पहले क्या चाहिए, EMF चाहिए। तो V = कितना हो जाएगा, R के अक्रॉस देखो 40 है, तो 40 का स्क्वायर हो जाएगा। L कितना है, L है आपका 10, और 10 में से 40 घटाओगे 30, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा, -30 होगा, ठीक है। तो 40 16 और ये 9 25, तो ये आ जाएगा आपका 50, ठीक है। जैसे ये 50 आया, आपसे पूछा है करंट, तो IRMS = VRMS ओवर क्या करोगे, करंट पूछा है, ये Z होता है, आपसे Z पूछा है Z, तो VRMS ओवर IRMS। तो VRMS जब आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 50√2, पीक वैल्यू आपने निकाली है, ये V0 की वैल्यू है, और IRMS भी आपका वही 10√2, तो √2 से √2 कट गया, आंसर आ गया 5। तो ध्यान ही रखना है, इम्पिडेंस अगर ये है तो आपका जो पीक वैल्यू है EMF की वो ये होती है, ये वोल्टेज के टर्म्स में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक LCR सर्किट है जिसके पास ये है और ये है। ये क्वेश्चन आपका NCERT एग्जाम्पलर का है। कह रहे हैं कि द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इज हाफ द पावर एट रेजोनेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी में ओमेगा और रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी में FR। तो ये जो आपसे कह रहे हैं कि देखो सबसे पहले तो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी निकाल लो, 1/√LC। तो L की वैल्यू रखो यहाँ पे 5 और C की 80 × 10 की पावर, तो ये आ जाएगा 50, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं हाफ पावर एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ये जो वर्ड लिखा है ना बच्चों, पावर ट्रांसफ़र टू सर्किट इज हाफ, तो वो जो पावर ट्रांसफ़र होती है उसकी जो वैल्यू होती है +-R/2L। इतना ही राइट को होता है प्लस में और उतना ही लेफ़्ट को होता है। तो आप इसमें वैल्यू रख दो, ये आया है 50 +- ये R दिया है 40 और ये दिया है 5, तो अगर प्लस का साइन लोगे तो आपको निकल के आएगा 46 और 54, ठीक है। तो यही निकालना था, 46 और 54 करेक्ट ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी कभी इसमें ना बैंडविड्थ पूछी जाती है R/2L और हाफ ऑफ बैंडविड्थ R/L, तो ये चीज़ें देख लेना आप। फॉर्मूला रिवीजन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। ये वाला सर्किट देखो 2 बार तो मैंने देखा रिपीटेड हुआ है। आपसे क्या कह रहे हैं कि एक LCR है जहाँ पर L को अगर रिमूव कर रहे हैं सर्किट से तो हमारा फेज डिफरेंस π/3 है, C रिमूव कर रहे हैं उतना ही है। तो L और C पे अगर आपका फेज डिफरेंस नहीं डिपेंड कर रहा है तो एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पावर फैक्टर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पावर फैक्टर बच्चों 1 होगा। क्यों?
अगर कोई एल और सी पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इम्पीडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है। पावर फैक्टर आपका आर बाई जेड, और आर बाई जेड मतलब आर बाई आर 1। या आप कहते हो नहीं सर मेथड ही दिखाइए हमको, तो देखो जब हम फेज हमें कह रहे हैं पाई बाई 3 है, जब आप एल को रिमूव कर रहे हैं, सी को रिमूव कर रहे हैं तो ये अपॉन आर हो गया। और अगर हम एल को रिमूव कर रहे हैं तो बचेगा क्या, सी बचेगा, तब ये हो जाएगा। तो दोनों केस में देखो आपका एक्स एल इक्वल टू एक्स सी बन जाएगा अगर दोनों को कंपेयर करते हो। और ये कंडीशन है रेजोनेंस की, और रेजोनेंस में फेज होता है 0 डिग्री। आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए करिए करिए, ठीक है। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, और ये क्वेश्चन ना जो लॉन्ग और शॉर्ट आंसर होते हैं उसमें है। कह रहे हैं कि बेटर ट्यूनिंग ऑफ एलसीआर सर्किट। तो हमेशा याद रखना जो बेटर ट्यूनिंग है वो डिपेंड करती है क्वालिटी फैक्टर पे, और क्वालिटी फैक्टर जिसका जितना ज़्यादा होगा, अगर क्वालिटी फैक्टर हाई होगा तो हमारी बेटर ट्यूनिंग होगी। और ये हाई कैसे हो सकता है, पहला तरीका तो है आप सबकी वैल्यू निकालो जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, दूसरा आप इसको देख लो, ठीक है। तो जिसका आर सबसे ज़्यादा होगा उसका ये कम होगा, जिसका ये कम होगा उसका ये ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना, बेटर ट्यूनिंग के लिए क्वालिटी फैक्टर को हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, वो कह रहे हैं कि इन अ गिवन सर्किट, सर्किट नहीं बने हैं यहाँ पर, V1 और V2 आर 300 वोल्ट रीडिंग एंड द रीडिंग ऑफ V3 एंड एमीटर आर रेस्पेक्टिवली। तो इसका मैं सर्किट बनाना चाहूँगा कि इसका सर्किट है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा 2010 का मॉड्यूल में, देखते हैं इसको। ये रहा बच्चों, ये एल रहा, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन मैं फास्ट भी करा रहा हूँ कोई कोई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अच्छे नहीं हो रहे हैं। आपको अपना PYQ बहुत स्ट्रांगली करना है, बहुत अच्छे से करना है। तो उसके लिए आपको पूरी थ्योरी आनी चाहिए, तभी आप PYQ करें, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा ही नहीं है। LCR है, R की वैल्यू आपको 100 दी है, ठीक है। और L और जो C की जो वैल्यू है वो आपको क्या दी है इसमें, इन द गिवन से रीडिंग ऑफ V1 V2 आर 300 एज। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया है, इसकी वैल्यू ना यहाँ पर V1 लिख दिया है और यहाँ पर V2 लिख दिया है, वोल्ट मीटर है, और यहाँ पे V3 लिख दिया है। कितने तेज़ हैं देखो, तभी तो कह रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन करो। अब आपसे कह रहे हैं कि V1 V2 सेम है, V1 V2 सेम है मतलब VL और VC के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 300 वोल्ट है। और कह रहे हैं कि द रीडिंग ऑफ V3 एंड A3 कितनी होगी। तो ये सर्किट क्या है, LCR है। तो I इक्वल टू होता क्या है, I इक्वल टू V/R होता है। R तो आपको पता है 100, लेकिन उसका V3 निकालना है। तो भैया इसका V3 निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। ये कितना दिया है, ये तो अगर नहीं भी दिया है तो 220-50 हर्ट्ज़ ही होगा, तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा, ठीक है। तो 220 अगर ये होगा तो 0 से 0 कट जाएगा तो आ जाएगा 2.2। तो हमारी जो करंट है रजिस्टर के अक्रॉस 2.2 है। तो पहले दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपसे इसमें वोल्टेज भी पूछा है, दो चीज़ें पूछी हैं, तो वोल्टेज कैसे निकालेंगे, आप वोल्टेज निकाल सकते हो। अभी भी मैंने बताया कि सीरीज LCR में जो वोल्टेज का रिलेशन है VR प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, जितना V होगा उतना ही VR होगा। V आपका कितना है 220, तो VR भी 220 हो जाएगा, तो B ऑप्शन। क्योंकि LCR में क्या होता है, ये VR है और ये जो है ये VL माइनस VC है, और रिजल्टेंट यहाँ पर है V। तो इन दोनों का पाइथागोरस से फेजर बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं कि पावर लॉस एट रेजोनेंस कितनी होगी। अरे रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम होती है, तो P इक्वल टू VRMS IRMS, तो I²R होगा तो वो कर लीजिए। अगर VI है तो वो कर लीजिए, अगर VRMS इंटू IRMS है तो वो कर लीजिए, कुछ भी है आप कर लीजिए, तो I²R है, सही करिए उसको। अगला क्वेश्चन ये भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। इसमें क्या है कि एक LCR सर्किट है जो कनेक्ट है सीरीज में, अल्टरनेटिंग इतना इतना करेंगे, करंट लीड इतना 45 डिग्री, तो C बताइए। तो देखो करंट लीड कर रहा है मतलब 10 आपको 45 दिया है, और LCR सर्किट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
एक्स सी माइनस एक्स एल लीड कर रहा है तो ये फिर सी बड़ा हो जाएगा यहाँ पे 1/ओमेगा सी 1/ओमेगा ये ओमेगा एल इंटू आर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे तो आर की जो वैल्यू निकलेगी 1/ओमेगा सी माइनस के ओमेगा सी आएगी। तो आर प्लस ओमेगा सी, नहीं ये ओमेगा एल है, सॉरी ओमेगा एल। तो आर ओमेगा एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए आर प्लस 2πf एल इक्वल टू 1/ओमेगा सी हो जाएगा। आपसे पूछा है कि सी की वैल्यू निकालो, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 1/2πf एल प्लस आर, और ओमेगा की वैल्यू 2πf रख दो, तो इसका आंसर होगा 2πf एल प्लस आर, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस फॉर विच इज करंट मैक्सिमम इन सीरीज। अच्छा, सीरीज एलसीआर में करंट मैक्सिमम कब होती है, जब एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होता है, मतलब जब फेज जीरो होता है, मतलब जब रेजोनेंस कंडीशन होगी। रेजोनेंस कंडीशन में आपकी करंट मैक्सिमम होती है और जेड आपका मिनिमम होता है। तो भैया ओमेगा इक्वल टू 1/√LC, तो आप वैल्यू रख लीजिए, तो L इक्वल टू आ जाएगा 1/ओमेगा²C। तो रखिए वैल्यू, ओमेगा दिया है, हाँ दिया है 1000 और ये 10 की पावर -6, तो आ जाएगा 100 mH। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, ख़त्म हो चुके हैं बच्चों, देखो कितनी फास्ट एंड फ्यूरियस तरीके से करे हमने ये क्वेश्चन, काफ़ी आसान थे। मैं इस चैप्टर को बहुत ईजी कहता हूँ। अगर आपको क्लास 12 में अच्छा करना है, EMI, AC और EMB आपके अच्छे होने चाहिए, इवन मैग्नेटिज्म में भी अच्छा होना चाहिए। मूविंग चार्ज, मूविंग इफेक्ट वाला थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ बहुत इजी है। ठीक है, तो अगर कोई भी फिर भी डाउट रह गया है, हो सकता है डाउट रह जाए, सबकी समझने की और काम करने की जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो अलग अलग होती है। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आपसे वो आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर आउट कर देंगे। तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो गई क्योंकि इसमें PPT ऑटो कॉपी हो जा रही हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, और बने रहें चैनल पे। चैनल में कंटेंट पसंद आ रहा है तो दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और फॉर्मूला रिवीजन, देखो इसको देखने का तभी फ़ायदा है बच्चों जब आप कुछ सीख के ले जा रहे हैं, कुछ आपकी अर्निंग हो रही है, लर्निंग नहीं अर्निंग हो रही है, तब आपको PYQ का फ़ायदा है। अगर आप बिना चैप्टर के लिए PYQ में आ गए तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ लेकिन सत्य है। आपको NCERT करिए, NCERT एग्जाम्पलर करिए, इसको करिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि आप मेरी फॉर्मूला रिवीजन पहले करके आइए, फिर इसे करिए। ज़रूरी नहीं है ना एग्ज़ाम के दिन तक आप वेट करो कि फॉर्मूला रिवीजन उसी टाइम करूँगा, नहीं, अभी ख़त्म करिए, जो करना है अभी करिए, बात के लिए कुछ मत छोड़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आगे जो हमारी अगली 2 वीडियो आएंगी छोटी छोटी, वो आएंगे अर्थ मैग्नेटिज्म और ट्रांसफॉर्मर पे, उसको आप ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट, मौसम बदल रहा है तो ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, इंतज़ार रहिए। और चैनल में नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू, विशिंग ऑल द बेस्ट।